आप सच के राह पे चलिए, जो बहुत मुश्किल डगर है। जब आप सच बोलेंगे कष्ट तो होगा बेटा, लेकिन याद रखना तुम्हारे माता पिता का सीना चौड़ा होगा, सिर कभी झुक नहीं पाएगा। वही लोग झुकाएंगे सिर जो गलत होंगे। गौर करना बच्चों, गुरु अनुकरणीय है, लेकिन गुरु की अनुकरणीय बातों का अनुकरण मत करो। क्या बात है, वाह। आज विषय होना चाहिए बेरोजगारी, आज होना चाहिए गरीबी होने चाहिए, आज हम किस तरह से लड़े, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम हमारी कैसे बढ़े, जीडीपी हमारी कैसे बढ़े, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे अपनी एक पहचान बनाएं। आज बिल्कुल ठीक उसके विपरीत हो रहा है। अच्छा, इस जातिवाद को खत्म करने के लिए क्या क्या मतलब ऑप्शन उठाने चाहिए, क्या क्या कदम उठाएं जो ये व्यवस्था कम से कम खत्म हो सके? जैसे ही पढ़ाई का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे ही सबकी भागीदारी समान होना शुरू हो जाएगी, सारा बात खत्म हो जाएगा। हमको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूनाइटेड किंगडम लंदन द्वारा 14 जुलाई 2020 को पुरस्कार मिला, उससे मैं वास्तव में बहुत अभिभूत हुआ हूँ। और जिस वक्त मुझको, कोरोना काल चल रहा था और ऑनलाइन जब मेरे को ये सूचना मिली, मोबाइल मैंने देखा, तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। क्योंकि सारे खेल बड़े महंगे हैं, उसमें आपको सरकार सुविधा नहीं दे रही है। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो अपना बैट बॉल पैड, एक किट, आप अच्छी किट 12 से 15 हजार की आ रही है। अगर नीरज चोपड़ा ही बनना है तो आप समझिए एक जेवलिन आपका 6,000 का अच्छा आता है। इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा मेडल जीते ओलंपिक्स में? 142 करोड़ की आबादी में अगर हमारे पास 4 गोल्ड मेडल ओलंपिक में ना आए तो ये अपने आप में शर्म की बात होती है। आज जबकि हम विश्व में आबादी में नंबर 1 हो गए हैं, इसके अलावा हम किसी चीज में नंबर नहीं, हम झूठ बोलने में नंबर 1 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन खेल जगत से जुड़ी, चूंकि हम खिलाड़ी रहे, इसलिए हम खेल वाले मुद्दे पे आपसे ये कहना चाहेंगे, इसमें एक भी मेडल ऐसा लाने वाला खिलाड़ी नहीं है जिसको सरकार ने मदद की हो। सारे खिलाड़ी अपने माता पिता, अपने सीमित संसाधनों से, अपनी मेहनत से, अपने आप ये करके मेडल लेके आए। भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा, रीजनल बेस पर उनके गेम को बनाना पड़ेगा, उसको एक उनकी कहना पड़ेगा ये इन्हीं की विरासत है। महाराष्ट्र पूना में ये खो खो का खेल है, खो खो का है, तो वहां पे खो खो को आप प्रमोट कर दीजिए। वहां जो जो राज्यों के जो जो खेल हैं उनको प्रमोट करिए और वहां पर आप फंडिंग करिए। और आज जो मेरा विश्वविद्यालय एक नए अंदाज में, नए रंग रोगन में, नए कलेवर में हो, A+ लेके नेक में जो चल रहा है, ये सब प्रोफेसर आलोक कुमार राय की देन है। और आलोक कुमार राय से मुझे उम्मीद है इस विश्वविद्यालय को, वो जो एक उनका सपना है ना पूरे देश की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में लाना, वो ला के रहे। इस साल 200 से ऊपर नेट JRF हमारे बच्चे ने क्वालिफाई करके आए हैं, जो भारतवर्ष के किसी भी विश्वविद्यालय के लिए अपने आप में गौरव की बात है। LBS हॉस्टल की बात करें तो वहां से तमाम IAS में है, और गोल्डन जुबली हॉस्टल की बात करें तो वहां से भी तमाम IAS में, IFS में, निर्मल सानी से भी, जस्टिस में, हबीबुल्ला से भी वजह, सब हॉस्टल से मिला करके बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत निकली है। और निश्चित तौर पर मेरा विश्वविद्यालय आज जैसे एकेडमिक में विश्वविद्यालय मेरा बहुत ऊंचा है, रिसर्च वर्क में देश में कोई यूनिवर्सिटी, हम तो GNU और DU से टक्कर ले रहे हैं, हमारा रिसर्च वर्क तो इतना एक्सीलेंट बात है। छात्रों को और युवाओं को देखा जाए तो वो हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो फिर IPS का पद हो, चाहे PCS का हो, चाहे टीचर का हो, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है पॉलिटिक्स, इसमें कोई युवा ना ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, ना इसमें मतलब आना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं को आना चाहिए पॉलिटिक्स में? विश्वविद्यालय राजनीति की नर्सरी होता है। जब आपने छात्र संघ का गला घोट दिया, चुनाव नहीं करा रहे हैं, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट द गुड लीडर विल कम इन द पार्लियामेंट असेंबली। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है सर कि अगर आपको सर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए तो सर आप क्या क्या मतलब बदलाव करना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, फेलियर इज द मेन कॉज ऑफ सक्सेस। हम उसको कहते हैं कि सक्सेस के माता पिता का नाम फेलियर है। क्या बात? गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वह कुफ क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। हमारे प्रोफेसर आलोक कुमार राय कुलपति जी ने क्या किया, गरीब बच्चे पढ़ाई से वंचित न रहे, उन गरीब बच्चों के लिए कुलपति का एक विशेष फंड खोल दिया। सुबह उठ के सारे भगवान के साथ साथ मैं माता पिता के और सास ससुर के चरण वंदन करता हूँ और ये प्रार्थना करता है, भगवान मुझको लालची मत बनाना, क्योंकि देखा हमने लालच ने लोगों को झूठ से लेकर सब तरफ सारे बुरे कामों की तरफ अग्रसर किया। जीवन में भूखे मर जाना, लेकिन चोरी करके खाना नहीं है, और जिसके बनना उसके बन के रहना, उसको धोखा मत देना। जो मेरे अपने थे मैंने उनको हमेशा अपना रखा, जो मुझसे अलग होकर जा रहे जाए उनका अपना रास्ता है। विश्वविद्यालय कर्म की क्षेत्र है और कर्म प्रधान है, यहाँ जो अच्छा काम करेगा वो पहचाना जाएगा। तो हमने अपने कर्मों से ही अपनी एक पहचान अलग बनाई। सर, आपके जीवन का सबसे सुंदर पल कौन सा है? मुझे तो शिवम जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने प्रश्न पूछे और मेरा यही अंदाज रहता है। अंदाज आपका बहुत अच्छा है। नेशनल चैनल APN पे बैठता हूँ, 18 करोड़ मेरे दर्शक होते हैं, मुझको सुनते हैं। आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा उपहार भी है, अगर आप इसे लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या बात कर रहे हैं, बड़ा छोटे को देता है लेकिन आप दे रहे हैं।
जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका TSS के एक और ख़ास एपिसोड पर। और आज के इस एपिसोड के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको उनका दे देता हूं। उनका नाम है प्रोफेसर नीरज जैन सर, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां और बहुत सारे अवार्ड हासिल किए हैं। अगर मैं आपको एक एक करके बताना शुरू करूं तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा एंड इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो कहीं ना कहीं फिर छूट जाएगा। तो बिना किसी देरी के नीरज जैन सर से बात करते हैं। एंड हाँ, अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे आगे भी मिलते रहेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो पर आए। एंड सर, आप छोटा सा इंट्रोडक्शन एक अपने बारे में हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का एक शिक्षक हूँ और प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा विभाग से मैं जून 21 में सेवानिवृत्त हुआ था। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय की विशेष कृपा मुझ पर हुई और उन्होंने मुझे प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बनाया है। अब मैं अपने ज्ञान से जो कुछ मेरे पास है, किंचित मात्र ज्ञान, उससे अपने विद्यार्थियों को सिंचित करने का प्रयास करूँगा। ओके सर, हर किसी की सर लाइफ की एक एजुकेशन जर्नी होती है एंड सर उसमें कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए मतलब यादगार हो जाते हैं। तो आपका सर कोई मेमोरेबल मोमेंट हो तो आप शेयर कर दीजिए। देखिए, हम एक तो यह है कि वर्तमान पीढ़ी में हमें एक बहुत बड़ा मार्जिन है। तो एजुकेशन की जर्नी जो है हमारी स्टार्ट हुई थी बहुत पहले से, जब हम व्हेन आई वाज 4 और 5 ईयर ओल्ड। 62 में हमारी स्टार्ट हुई थी पढ़ाई की यात्रा। लेकिन अब आप जान लीजिए कि इतने बड़े समय में हम आपको बताएं कितने दशक बीत गए। हमने इंटरमीडिएट किया था 75-76 में और आज चल रहा है 23। हमने जब इंटर किया था तो फ्लाइंग स्क्वाड के नाम से लोग कांपते थे। वो आज फ्लाइंग स्क्वाड आता है, सब जगह जाता है, पैसा ले करके वापस चला आता है। स्क्वाड का कोई काम नहीं रहेगा। पहले स्क्वाड का मतलब ये दहशत होनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी चेंज ये भी। हम तो आज़ाद हिंदुस्तान के ऐसे वो शख्स हैं जिसने 2 बार चुनौती दे के विधानसभा में पूरे छात्रों के साथ एंट्री की, विधानसभा में प्रवेश किया। एक बार सैयद सिफ्ते रजी साहब, कल जिनके उसमें हम लोग गए थे फंक्शन में, और वो जो है शिक्षा मंत्री थे, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे उस वक्त। 3 फरवरी 87 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ओम प्रकाश सिंह, जो अब सपा के वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके ऊपर लाठी चार्ज होता है। तो पूरे प्रदेश का आंदोलन एक जग जाता है। उस आंदोलन की हमने, चूँकि राजधानी विश्वविद्यालय के हम सेक्रेटरी थे और सरोज तिवारी अध्यक्ष थे, तो उसकी पूरी बागडोर हम लोग के हाथ में थी। तो 50,000 पूरा छात्र प्रदेश का हम लोगों ने विधानसभा के सामने इकट्ठा किया। वो विधानसभा के अंदर हम लोग बड़े बड़े उनके 12-12 फुट के दरवाजे को, गेट, मेन गेट को फाड़ करके अंदर चले गए थे। ये अपने आप में एक इतिहास रहा। तो सर, आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में सर अपना एक महत्वपूर्ण समय का बहुत बड़ा पार्ट दिया है। तो सर, इस यूनिवर्सिटी में इस दौर में आपने सर क्या क्या चेंजेस देखे यूनिवर्सिटी में? देखिए, लगभग 46 वर्ष हमने विश्वविद्यालय में गुजारे और 46 वर्षों में भी एक बहुत बड़ा पार्ट, लगभग 30 से 32 वर्ष हमने छात्रावास में गुजारे। तो एक जो प्रथा चलती थी डे स्कॉलर और बॉर्डर की हॉस्टलर वर्सेस डे स्कॉलर के, उस खाई को हमने पाटने का काम किया अपनी राजनीति से। दूसरा, हमने जो जातिवाद था, विश्वविद्यालय का क्षेत्रवाद था, किसी भी प्रकार के वाद पर गहरा प्रहार किया। बहुत, अब देख लीजिए, हम जैन हैं, 5 जैन थे, हम छात्र संघ के महामंत्री बन गए। 16 जैन हो गए, हम छात्र संघ के अध्यक्ष बन गए। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि विश्वविद्यालय जो है किसी भी वाद का मोहताज नहीं है। विश्वविद्यालय कर्म की क्षेत्र है और कर्म प्रधान है। यहाँ जो अच्छा काम करेगा वो पहचाना जाएगा। तो हमने अपने कर्मों से ही अपनी एक पहचान अलग बनाई। सर, ये जो आपने बाद की बात करी है, तो सर इसमें अगर आज के समय में देखा जाए तो इंसान फंसता चला जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सारा वाद पॉलिटिकल है और राजनीति ने जिस तरह से, देखिए, राजनीति में अभी तक जो है नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता, उनके कंधे पे बंदूक रखकर चलाई जाती रही। आज नौजवानों को वर्तमान राजनीति ने धर्म की आड़ में बिल्कुल गुमराह कर रखा है। आज जो विषय होने चाहिए चर्चा के, आज विषय होना चाहिए बेरोजगारी, आज होना चाहिए गरीबी होने चाहिए, आज हम किस तरह से लड़े, हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम हमारी कैसे बढ़े, जीडीपी हमारी कैसे बढ़े, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे अपनी एक पहचान बनाएं। आज बिल्कुल ठीक उसके विपरीत हो रहा है। जातिवाद, जो कि राजनीतिक विरासत का एक बहुत बड़ा पायदान होती है,
वो विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थाओं में घर कर गई है। अच्छा, इस जातिवाद को खत्म करने के लिए क्या क्या मतलब ऑप्शन उठाने चाहिए, क्या क्या कदम उठाएं जो ये व्यवस्था कम से कम खत्म हो सके? देखिए, ये मैं अब आपको बता दूं, भारत देश एक बहुत विशाल देश है, बहुत खूबसूरत देश है, और यहाँ पर अगर आप साउथ में निकल जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये भारत का हिस्सा है। साउथ में एकेडमिक्स को, क्वालिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वहाँ आपको ईमानदारी मिलेगी, वहाँ आपको पढ़ाने लिखने वाले लोगों की बहुत तादाद मिलेगी, और वहाँ पर जातवाद है ही नहीं, ना जातवाद है ना क्षेत्रवाद है। आप देखिए, वहाँ ST भी वाइस चांसलर है, SC भी वाइस चांसलर है, और फॉरवर्ड क्लास के लोग वाइस चांसलर है, एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग देयर जॉब। हमारे यहाँ का ये जो हिंदी भाषी प्रांत हैं, इनमें जातवाद बहुत है, और इनके जातवाद को हम समझते हैं कि अगर भगवान भी उतर आएंगे तो नहीं कर पाएंगे पूरा। एक ही शर्त हो सकता है इसका, अगर आपको जातवाद खत्म करना है, आप आरक्षण खत्म कर दीजिए, जातवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे ही पढ़ाई का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे ही सबकी भागीदारी समान होना शुरू हो जाएगी, सारा बात खत्म हो जाएगा। आपने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, तो सर कोई ऐसा एक अवार्ड जो आपको हमेशा के लिए मतलब वो अभी तक याद होगी, हाँ ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था? देखिए, अब तो खैर बचपन से हमको बेस्ट स्काउट का अवार्ड मिला 7th-8th क्लास में, उसके बाद हम 9th-10th क्लास में हमको बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड मिला, उसके बाद विश्वविद्यालय में हमको बेस्ट सॉफ्टबॉल के प्लेयर का अवार्ड मिला, नेशनल में भी हमें बड़े अच्छे अवार्ड मिले। लेकिन जो हमको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यूनाइटेड किंगडम लंदन द्वारा 14 जुलाई 2020 को पुरस्कार मिला, उससे मैं वास्तव में बहुत अभिभूत हुआ हूँ। और जिस वक्त मुझको, चूँकि कोरोना काल चल रहा था और ऑनलाइन जब मेरे को ये सूचना मिली, मोबाइल पर मैंने देखा तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने कहा कि हाँ ये है, अगर मैं किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ होता तो शायद इस ऊंचाई को मैं छूने में असमर्थ होता। एंड सर, अगर देखा जाए कि अगर स्पोर्ट्स के लिहाज से देखा जाए तो पेरेंट्स का सर एक टेक होता है कि वो अपने बच्चों को ज़्यादातर भेजना नहीं चाहते हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। लेकिन क्या होता है कि जो प्लेयर अच्छा खेलते हैं, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी हो गए, नीरज चोपड़ा हो गए, इस तरह के जो भी सेलिब्रिटी, इनको पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन जब अपने बच्चों की बात आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट में रहते हैं और बच्चों को उस तरह भेजना नहीं चाहते हैं। तो इस पर आपका सर क्या कहना है? देखिए, इसमें कई कारण हैं। एक तो जो हम समझ रहे हैं, देखिए पहले हम लोग जब खेलने जाते थे तो पता चल जाता था, मोहल्ले वाले कोई बता देते थे, हमारे मम्मी पापा जी बहुत मारते थे। जिसके बच्चे खेलने जाते थे वो मारे जाते थे, और उस वक्त बहुत कोटेशन बहुत पॉपुलर थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। नाउ द टाइम हैज़ चेंज, अब पूरा समय परिवर्तन हो गया है। और हम तो अक्सर देखते हैं कि सारे स्टेडियम्स में, सारे प्लेग्राउंड्स में, स्विमिंग पूल से लेकर सब जगह, जिम तक में पेरेंट्स बच्चों को लेके जा रहे हैं। और जो बच्चों को नहीं प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, उसके पीछे एक सुरक्षा कारण हो सकती है जो हमारे हिसाब से है। दूसरा, चूंकि सारे खेल बड़े महंगे हैं, उसमें आपको सरकार सुविधा नहीं दे रही है। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो अपना बैट बॉल पैड, एक किट, आप अच्छी किट 12 से 15 हज़ार की आ रही है। आप जान रहे हैं इस बेरोजगारी, बढ़ती बेरोजगारी के युग में, जहां अनएम्प्लॉयमेंट भीषण सुरसा समूह फैलाए पड़े हैं, जहां आदमी की आमदनी के कोई जरिए नहीं है, जहां लोग जो है प्राइवेटाइजेशन के चलते नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, रिट्रेंचमेंट जिसे कहते हैं, निकाले जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में आप सेवानिवृत्त होने के बाद आपके पास पुरानी पेंशन नहीं है, तो ऐसे में माता पिता हताश है, चाह रहे हैं वो बच्चा कि उनका बच्चा धोनी बने, नीरज चोपड़ा बने, लेकिन कैसे करें? अगर नीरज चोपड़ा ही बनना है तो आप समझिए एक जेवलिन आपका 6,000 का अच्छा आता है, कैसे खरीद लेगा? हमारे सामने राकेश धोबी, वो चाहता है उसका बेटा जो है अच्छा खिलाड़ी बने, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है, लेकिन अब वो कपड़े प्रेस कर करके, वो मियाँ बीबी सब प्रेस कर करके आप समझिए दिन में, पूरे महीने में 12 से 15 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल टू बाई ए जेवलिन ऑफ 3,000 और 6,000 कॉस्ट? दिस में बी द मेजर कॉस्ट। एक ये कि वो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है व्यक्ति, दूसरा ये कि उसको सुरक्षा का बहुत बड़ा ख्याल है कि मेरा बच्चा जाएगा कहीं कोई हादसा न हो जाए। ओके, एंड सर इसी पे एक और क्वेश्चन है कि जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इंडिया मतलब इतने कम मेडल लेके आ रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग सर इंडिया को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीते ओलंपिक्स में? देखिए, ये बहुत पूरे देश के लिए एक बड़ा बहुत अहम प्रश्न है, क्योंकि 142 करोड़ की आबादी में अगर हमारे पास 4 गोल्ड मेडल ओलंपिक में ना आए तो ये अपने आप में शर्म की बात होती है। आज जबकि हम विश्व में आबादी में नंबर 1 हो गए हैं, इसके अलावा हम किसी चीज में नंबर नहीं, हम झूठ बोलने में नंबर 1 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन खेल जगत से जुड़ी, चूंकि हम खिलाड़ी रहे, इसलिए हम खेल वाले मुद्दे पे आपसे ये कहना चाहेंगे कि देखिए, एशियन गेम्स में 100 के पार मेडल लाए, इसमें एक भी मेडल ऐसा लाने वाला खिलाड़ी नहीं है जिसको सरकार ने मदद की हो।
सारे खिलाड़ी अपने माता पिता, अपने सीमित संसाधनों से, अपनी मेहनत से अपने आप ये करके मेडल लेके आए हैं। यदि सरकार ने अभी इसमें भी हम आपसे कहेंगे कि अभी जो हमारा जो है वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ने हमारी इंडियन रेसलिंग फेडरेशन को डिबार कर दिया, जिसमें हमारे 10-15 गोल्ड मेडल अपने आप चले गए रेसलिंग के, 100% थे हमारे आते। एक राजनेता के द्वारा किए गए कृत्य पर कोई कार्रवाई होना, चाहे आप उसके पक्ष में करते चाहे विपक्ष में करते, कार्रवाई तो करते। वो खिलाड़ी बहुत निराश हो गए, खासतौर से अगर महिला खिलाड़ी हमारी निराश हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे। आप मेडल की तरी देख लीजिए, जो भी 100 के पार में डाले, इसमें भी आप जो है महिलाओं का प्रतिशत बहुत है। भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। उनको ये जान लेना पड़ेगा कि जैसे हम लोगों का एक आइडिया मालूम है कि मेरठ से लेकर के जाटलैंड तक आपके वॉलीबॉल के और कबड्डी के और खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, कुश्ती के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। एक रीजनल बेस पर उनके गेम को बनाना पड़ेगा। उसको एक उनकी कहना पड़ेगा ये इन्हीं की विरासत है। महाराष्ट्र पूना में ये खो खो का खेल है, खो खो का है, तो वहाँ पे खो खो को प्रमोट कर दीजिए। वहाँ जो राज्यों के जो खेल हैं उनको प्रमोट करिए और वहाँ पर आप फंडिंग करिए। हो क्या रहा है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई गई है, खेलो भारत वाली एक वो बनाया गया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, सब में बड़े बड़े अधिकारी तो पैसे धनवान हो जा रहे हैं, कोचेस भी धनवान हो रहे हैं। मैं कहूँगा साफ कहूँगा कोच भी धनवान हो रहे हैं, लेकिन जो डाइट बच्चों को, जो खिलाड़ियों को सुविधा मिलनी चाहिए वो खिलाड़ियों को सुविधा नहीं मिल रही है। अगर आप गांव के लेवल से, आप रूरल लेवल से अगर खिलाड़ियों को उठाएंगे तो आप एक नहीं कई गोल्ड मेडल ओलंपिक में लेके आ पाएंगे। हमारी किसी भी सरकार का अभी तक गांव की तरफ ध्यान नहीं गया, इसलिए हमारे मेडल नहीं। अब सर आपकी टीचिंग जर्नी पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी जी। आपकी जो टीचिंग जर्नी रही है इसमें सर कोई ऐसा स्टूडेंट रहा है जो आपको अब तक याद हो, कोई स्पेशल स्टूडेंट? देखिए, हमें छात्रों में एक छात्रा स्पर्धा वर्मा रही है और छात्रों में आशुतोष राय और आदित्य प्रताप यादव, ये दो हैं हमारे बहुत प्रिय रहे हैं। आशुतोष राय एक जिसको हम लोग फिजिकल एजुकेशन का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, बोकारो में आजकल हैं। और आप कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो नेट क्वालिफाई है, आप कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पूछिए, उससे फोन से पूछिए, वो आपको इमीडिएट आंसर दे देगा। फिजिकल एजुकेशन का वो बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया है, हमने नहीं देखा। दूसरा आदित्य प्रताप यादव, चक्रवर्ती अवार्ड है, चांसलर अवार्ड उसको मिला, पढ़ाई में मिला उसको, वेट लिफ्टिंग में मिला, पावर लिफ्टिंग में मिला, तो इंडियन आइडल का सिंगर मिला। मल्टीपर्पस एक्टिविटीज में जो शामिल होता है और जो सिंसियर होता है, जो माता पिता का सम्मान करता है, वही गुरु का सम्मान कर सकता है। इसलिए ये विद्यार्थी हमको प्रिय है। स्पर्धा वर्मा बहुत अच्छी खिलाड़ी रही, उसकी हैंडबॉल की, खो खो की, और पढ़ने में भी बहुत अच्छी रही, मेधावी छात्रा रही है। और कुछ ऐसी बातें हो गई जिससे वो अभी पता नहीं कहाँ है, बट इस टीचिंग समवेयर। तो ये एक छात्रा और 2 बच्चे हमारे बहुत प्रिय रहे और मेरी तरफ से इनको शुभाशीष रहेगा कि ये लोग हायर एजुकेशन में जाएं और हर कंपटीशन क्वालिफाई करें। ओके। लखनऊ यूनिवर्सिटी में कोई आपका मेमोरेबल मूवमेंट सर रहा है तो आप बता सकते हैं जो सर आंदोलन के, तो छात्र आंदोलन के बहुत मेमोरेबल मूवमेंट रहे हैं और टीचर्स आंदोलन के भी रहे हैं। एक व्यक्ति हमको मिले थे, प्रोफेसर आरपी सिंह, जिन्होंने हमको यहाँ विश्वविद्यालय में एज ए शिक्षक सेवा करने का मौका दिया और उन्होंने सरकार के खिलाफ जाके, सरकार थी सपा के मुलायम सिंह यादव की, सरकार के खिलाफ जाके सरकार के जो उद्दंडी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करके विश्वविद्यालय को एक बहुत बेहतरीन आयाम दिया। आज जितने भी कुलपति हैं, जो कुछ भी राज कर रहे हैं, वह सब वो प्रोफेसर आरपी सिंह आज है नहीं, उन्हीं की देन है। और आज जो मेरा विश्वविद्यालय एक नए अंदाज में, नए रंग रोगन में, नए कलेवर में हो, A++ लेके नेक में जो चल रहा है, ये सब प्रोफेसर आलोक कुमार राय की देन है। तो ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय को बहुत कुछ दिया और आलोक कुमार राय से मुझे उम्मीद है इस विश्वविद्यालय को, वो जो एक उनका सपना है ना पूरे देश की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में लाना, वो ला के रहे। लखनऊ यूनिवर्सिटी को आपने काफ़ी करीब से देखा है, तो आपको क्या लगता है कि इस यूनिवर्सिटी को बेहतर करने के लिए और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए सर आज के समय को देखते हुए? देखिए, थोड़ा प्रशासनिक कमजोरी हमारे विश्वविद्यालय में है। दूसरा, जो हमारे कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय चाह रहे हैं कि विद्यार्थियों से बराबर डायलॉग प्रशासन करे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर होता है। वही मैंने आपको बताया कि जातिवाद इस तरह से विश्वविद्यालय में घर कर गया है कि वो कुलपति के जो सपनों को ना कहीं डैमेज करता है। मैं सिलसिलेवार तो नहीं, लेकिन आपको मोटा मोटा बताऊंगा। जैसे
क्लासेस कहीं नहीं हो रहे हैं, बच्चे जाते हैं, शिकायत करते हैं, तो कुलपति उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन व्हाई नॉट हेड इज टेकिंग सम एक्शन अगेंस्ट देम हु आर नॉट टेकिंग द क्लासेस। कक्षाओं का होना जरूरी है। देखिए, विश्वविद्यालय की पहचान छात्रों से है, शिक्षक की पहचान भी छात्रों से है, और छात्रों को आप एक्सपोजर दे रहे हैं, सब ठीक है, सारे छात्र सब कर रहे हैं, हमारे पास सांस्कृतिकी है, हमारे पास तमाम फोरम है, एनसीसी की सारी विंग्स हैं, बच्चे अपने अपने प्रतिभागिता कर रहे हैं। अभी भी देखिए कोई क्लाइंट काउंसलिंग वाला एक चल रहा है न्यू कैंपस में, लॉ का चल रहा है, मूट कोर्ट होती है। हमारे बच्चे पूरे देश भर में बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। इस वक्त समझिए कि इस साल 200 से ऊपर नेट जीआरएफ हमारे बच्चे क्वालिफाई करके आए हैं, जो भारतवर्ष के किसी भी विश्वविद्यालय के लिए अपने आप में गौरव की बात है। इधर हाँ, सिविल सर्विसेज में हमारे बच्चे थोड़ा कम आए हैं। एक तो ये भी कारण हो सकता है कि जो छात्रावासों में महिला छात्रावास, पुरुषों के छात्रावास सब महिला छात्रावास कर दिए गए, छात्रों की बढ़ती संख्या को देखते हुए छात्रों के छात्रावास कम कर दिए गए। यदि छात्रों के छात्रावासों में लाइब्रेरी की और उनके सीनियर्स हैं एलुमनाई जा करके वहाँ पे एक थोड़ा छोटा छोटा हर संडे का प्रोग्राम, एक दो एलुमनाई जा करके प्रोग्राम करें, तो वो मोटिवेट हो गए। हर हॉस्टल से कुछ ना कुछ अधिकारी, बहुत बड़े बड़े अधिकारी हुए हैं। देखिए, एलबीएस हॉस्टल की बात करें तो वहाँ से तमाम आईएएस हुए हैं, और गोल्डन जुबली हॉस्टल की बात करें तो वहाँ से भी तमाम आईएएस हुए, आईएफएस हुए हैं। ठीक है, बीरबल साहनी से भी जस्टिस हुए, हबीबुल्ला से भी हुए जस्टिस। तो सब हॉस्टल से मिला करके बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत निकली हैं। और अगर उन शख्सियतों का 10वां हिस्सा भी विश्वविद्यालय में, ये अलमनाई फंक्शन जो नवंबर में हो तो वो अलग है, आप एक अलमनाई मीट कर लीजिए, आइए 100 200 400 500 जिसके जो जानने वाले वो आ गए, लेकिन पब्लिक तक मैसेज नहीं पहुंचता है। आप आइए, बात करके और सम्मानित होकर चले जाइए, उससे मतलब नहीं है। यदि आप वहाँ पर जा करके अपने विद्यार्थियों को गाइड करें, काउंसलिंग करें, और कैसे पढ़ें, कैसे एकेडमिक का स्तर बढ़े, कैसे खेल का स्तर बढ़े, हर प्रकार की जब जानकारी वहाँ देंगे तो वो विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। और निश्चित तौर पे मेरा विश्वविद्यालय आज जैसे एकेडमिक में विश्वविद्यालय मेरा बहुत ऊंचा है, रिसर्च वर्क में देश में कोई यूनिवर्सिटी, हम तो जीएनयू और डीयू से टक्कर ले रहे हैं, हमारा रिसर्च वर्क तो इतना एक्सीलेंट वर्क है। तो उसी तरह से यदि चंद शिक्षक, एक बहुत छोटा तबका है जो जातवाद की संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित है, यदि उससे हट के ऊपर उठ जाएगा तो शायद हमारा विश्वविद्यालय और ऊंचा उठ जाएगा। हालांकि कुलपति जी हमारे तो खैर बहुत प्रिय हैं, और उन्हीं की वजह से मैं प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस हुआ हूँ, उनके संज्ञान में मैं लाता रहता हूँ, और इसके बावजूद वो अपने आप ही विश्वविद्यालय को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कुछ प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको उनको थोड़ा टाइट करके रखना पड़ेगा, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। विश्वविद्यालय मनमानी का केंद्र नहीं है, विश्वविद्यालय सिर्फ शिक्षक और छात्र का केंद्र है। विश्वविद्यालय एक ऊंचाई के लिए, शैक्षणिक अर्हता को ऊपर बढ़ाने के लिए, शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, और समाज में एक बेहतर नागरिक बनाने का स्थान है। ओके, अच्छा, छात्रों को और युवाओं को देखा जाए तो वो हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, चाहे आईपीएस का पद हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे टीचर का हो। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है पॉलिटिक्स, इसमें कोई युवा ना ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, ना इसमें मतलब आना चाहता है। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं को आना चाहिए पॉलिटिक्स में? देखिए, एक बात जान लीजिए, विश्वविद्यालय राजनीति की नर्सरी होता है। जब आपने छात्र संघ का गला घोट दिया, चुनाव नहीं करा रहे हैं, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट द गुड लीडर विल कम इन द पार्लियामेंट असेंबली। छात्र संघों के चुनाव आप कंपल्सरी करिए ना। जब छात्र संघों के चुनाव होंगे, एक डर प्रशासन को रहता है, छात्र संघ के चुनाव होंगे तो उनके ऊपर नकेल हो जाएगी, है? ठीक है, छात्र संघ के चुनाव न होने के पीछे सरकार एक बहुत बड़ा कारण है। छात्र संघ के जब चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर जान लीजिए काबिल लोग छात्र संघ में बैठेंगे। अभी आप उदाहरण देख लीजिए, चाहे अरविंद कुमार सिंह गोप कैबिनेट मिनिस्टर रहे हों, चाहे ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हो, है, और चाहे दिनेश शर्मा रहे हों। दिनेश शर्मा छात्र राजनीति में नहीं, छात्र राजनीति के चाणक्य कहे गए हैं, आज राज्यसभा सदस्य हैं, वो बहुत सरल व्यक्ति हैं। तो अब आप उनको देखिए, आप डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं, अब इस बार मंत्री नहीं है, लेकिन वो अभी छात्र राजनीति से निकले, छात्र से निकले। दानिश है, बड़ा मंत्री बने बैठे हैं। मोहसिन रजा ने राजनीति नहीं की, लेकिन छात्र राजनीति में उनका इन्वॉल्वमेंट रहा। तो जो लोग, राकेश सिंह राणा से लेके और तमाम लोग आप चर्चा कीजिए, तो जितने बैठे, अरविंद कुमार सिंह सांसद रहे, अब राज्यसभा सदस्य रहे, उसके बाद एमएलसी थे, अभी सपा के कार्यालय को संभाल रहे हैं। सो तमाम ऐसे नेता है जो संभाल रहे हैं। तब ये अच्छा था। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है सर, कि अगर आपको सर एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए
तो सर आप क्या क्या मतलब बदलाव करना चाहेंगे शिक्षा के क्षेत्र में? देखिए, हाइपरबोलिक से अतिशयोक्ति से जीवन तो नहीं चलता। शिक्षा मंत्री अगर बनते हैं आपके प्रश्न के हिसाब से, तो जान लीजिए हम नई शिक्षा नीति को खत्म तो नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ लागू हो इसको आगे बढ़ाएंगे। हम और राजनीतिक दलों की तरह गंदी कुत्सित मानसिकता हमारी नहीं है, लेकिन करिकुलम के पाठ्यक्रम के शिक्षक पूरे प्रदेश में नियुक्त करने के शासनादेश जारी करेंगे। पहला तो हमारा काम, जब टीचर होंगे तो पढ़ाई होगी, अब पढ़ाई होगी तो अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे। दूसरा, ये जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स स्वित्त पोषित पाठ्यक्रम करके आपने पूरा नाश कर रखा है, उन स्वित्त पोषित पाठ्यक्रमों को एक बिल कैबिनेट में ला करके और उसके बाद उसको कैबिनेट से पास करा के उनको भी नियमित कोर्स की भांति करके उनके यहाँ भी वैकेंसीज दी जाए, अपॉइंटमेंट हो, ताकि बेरोजगारी भी इस तरह से किसी तरह दूर होगी और एक योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति भी हो जाए। अब सर थोड़ी बात कर लेते हैं सक्सेस के ऊपर। जी। इंडिया में अगर देखा जाए तो सक्सेस रेट सब बहुत कम है, तो आपको क्या लगता है कि सक्सेस रेट किस तरह से बढ़ाई जा सकती है? इकोनॉमिकली मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, इकोनॉमिकली मैं इसी पे आ रहा था। सक्सेस रेट का मतलब क्या है? देखिए, इकोनॉमिकली सक्सेस रेट में आप ये जान लीजिए, जब हमारे पास 2014 में आंकड़े सरकारी बता रहे हैं 24 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन वाले व्यक्ति थे, 9-10 वर्ष में घट के 4 करोड़ रहने चाहिए थे, वो 84 करोड़ कैसे हो गए, ये मैं आपसे पहले बात जानना चाहता हूँ। अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जी ने जो बजट पास किया है 80 लाख करोड़ का शायद किया है उन्होंने, इनके लिए जिनको उसका जो शब्द है वो बड़ा चुभने वाला है, भोजन प्रदान करने, खाना देने के लिए उसका है, मेरे पास लिखा है, आंकड़ा मैं दे दूंगा कि उन लोगों को भोजन प्रदान करने के लिए, मतलब इतना ज्यादा भुखमरी हो गई। 24 करोड़ से घटना चाहिए था, ये बढ़ना चाहिए था। आर्थिक चीजों पे आप समझ लीजिए हम मजबूत तभी हो पाएंगे जब हमारा रुपया सिर उठा के चले। और सिर उठा के रुपया नहीं चल रहा है इस वक्त, तो आप समझ 83.17 आज का है। एक सेकंड अभी मैं देख लेता हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। गूगल बाबा कम से कम काफी काम कर देते हैं, बहुत हल्का कर देते हैं। इससे एक चीज पता चल जाती है कि आज की डेट में डॉलर की क्या कीमत है। $1 83.41 की। मतलब बताइए 24 पैसा बढ़ गया, 83.17 था, 83.41 है। ये देख लीजिए, सबको दर्शकों को दिखा दीजिए, ये आज की डेट में है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमारा जो 1 रुपया है 16 पैसे इतना रह गया। वो अगर ऐसी स्थिति रही तो हम इकोनॉमिकली कैसे बढ़ सकते हैं? इसका मतलब हमको जो है अपने डोमेस्टिक आइटम्स को बढ़ाना पड़ेगा, हमें जो है घरेलू उत्पादों को बढ़ाना पड़ेगा और विदेशी मुद्रा का बहुत ज्यादा भारत में इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, तभी तो हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। हमें अपने यहाँ का माल कई देशों में बोलना, हमें फॉरेन पॉलिसी पर बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। एंड सर 2 वर्ड हैं, सक्सेस एंड फेलियर, इन दोनों वर्ड्स को आपके देखने का दृष्टिकोण क्या है? देखिए, फेलियर इज द मेन कॉज ऑफ सक्सेस। Okay. हम उसको कहते हैं कि सक्सेस के माता पिता का नाम फेलियर है। क्या बात? गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वह कुफ्र क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। क्या बात? तो आप ये समझ लीजिए, हम कहते हैं कि सच्चाई के माता पिता का नाम झूठ है, अच्छाई के माता पिता का नाम बुराई है। अगर अमर्यादा ना होती तो मर्यादित राम का आचरण नहीं होता। मर्यादित राम थे तो मर्यादित रावण भी था। अब कंस धूर्त था तो कृष्ण भी धूर्त किए। तो युग के हिसाब से चीजें चलती चली आई हैं। तो हम कह रहे हैं कि फेलियर से कभी किसी को निराश नहीं होना चाहिए। सफलता कदम उसके चूमती है जो बार बार गिरता है फिर सूखता है। ए बर्न चाइल्ड डेट्स द फायर, दूध का झला छाछ फूंक कर पीता है। तो समझ लीजिए फेलियर जो होती है, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है और सफलता का जनक ही असफलता है। लोग असफल ना होंगे तो आप हमारे आंदोलन से देख लीजिए, फ्रीडम मूवमेंट कितने चले। 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ, सैन्य विद्रोह जिसे कहते हैं, सिपाही मूवमेंट कहते हैं, जिसको म्यूटनी भी कहते हैं, गदर भी कहते हैं। वो उसका कारण कहते हैं, वो बस कारतूस में गाय का चमड़ा था, रोटी सर्व की गई थी, पीस ऑफ ब्रेड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द मिलिट्री मैन। और 2 पाड़े रणबांकुरों ने, मंगल पाड़े, चित्तू पाड़े, बलिया के शेरों ने पूरे देश में क्रांति की लौ जलाई। लेकिन वो आजादी की लड़ाई नहीं थी, दैट वाज द बिगिनिंग। और धीरे धीरे कितनी बार हमारा हुआ, अंततोगत्वा हम 47 में आजाद हो ही गए। उस असफलता से कभी कोई निराश नहीं हुआ। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग शहीद हुए,
फिर भी सफलता आ गई। तो सक्सेस से आप बेअंदाज मत होइए, फेलियर से आप निराश न होइए। फेलियर इज द मेन कॉज ऑफ सक्सेस। ओके। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जब लगातार फेल होते चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं गलत स्टेप भी उठा लेते हैं अपने आप को, मतलब भाई आत्महत्या का एक ऑप्शन होता है वो तो अपना लेते हैं। तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, जब ज़्यादा फेलियर आए तब बच्चा अपने आप को कैसे मैनेज करे? देखिए, पेरेंट्स का रोल इम्पॉर्टेंट है। टीचर अपने हिसाब से बेहतर शिक्षा देता है। बच्चा फेल हो रहा है इसका मतलब उसको रेमेडियल क्लासेस उसकी होनी चाहिए। रेमेडियल क्लासेस का शायद इंटरमीडिएट तक अभी कहीं प्रावधान है कि नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन सुना है कि सीएमएस वगैरह कुछ स्कूल्स के अंदर है। जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको लिए एक सेपरेट से क्लास का अरेंजमेंट प्रिंसिपल को और टीचर्स को करना चाहिए और उसके समकक्ष ला के बताना चाहिए। हमारे लेसन प्लान होते हैं उसमें भी ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में बेसिकली बीएड और बीपीएड एमएड एमपीएड में यही कोर्सेज में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो जब बच्चा फेल हो रहा है तो इसका मतलब कुछ चीज़ें हैं। बच्चे को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है 2 बार फेल होने के बाद, और पहली बार उसको मोटिवेट करने वाले भी तो हो। उसकी काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए स्कूल कॉलेजेस के अंदर। तो यू कैन डू इट, यू कैन डू, तुम कर सकते हो, तुम पास हो सकते हो, तुम पास हो। जब तक इस प्रकार से उसके अंदर इंजेक्शन नहीं भरा जाएगा तब तक वो अपने आप में जागृत नहीं होगा। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई होती है। हर व्यक्ति फेल होता है, पास होता है। ऐसा कोई व्यक्ति सृष्टि में है ही नहीं जो जीवन में कभी फेल ना हुआ हो। चाहे वो माता पिता के सामने फेल हुआ हो, किसी ना किसी रूप में आप चाहे सम्मान करने में कहीं चूक गए, फेल तो होते ही है। सीखते तो हम तभी है जब कोई गलती होती है। अगर ऐसा ना होता तो सब पैदा होते ही सब एकदम से नहीं राम बोला हो जाते हैं। ये ओके। एंड सर, इस समय आपको बहुत सारे युवा सुन रहे हैं और वो शायद ये चीज़ जानना चाहते हों, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता सकते हैं कि किन किन गलतियों को करने से एक युवा को बचना चाहिए अपनी लाइफ में। एटलीस्ट कम से कम वो ये गलतियां ना करे तो एक बेहतर लाइफ वो जी सकता है। पहली चीज तो आप जानिए, बच्चों में सहनशीलता की कमी है, सहनशीलता होनी चाहिए। दूसरी चीज, अभिभावक गण को झूठ बोलने से बच्चों के सामने बचना चाहिए। क्योंकि बच्चों के अभिभावक ही बहुत अच्छे से, कोई आया, घंटी बजी, फोन आया, बेटा कह दो है नहीं, व्हाई यू आर सेइंग सो। करेक्ट। एक कॉमन बात हो गई, एक आम बात हो गई है। फोन आता है, आप बच्चे से कह रहे हैं बच्चा मना कर दो, आप बच्चे के दिमाग में चीज घर कर गई कि मम्मी पापा घर पे थे, उन्होंने अंकल से कह दिया मना कर दो। तो पहली चीज ये कि पेरेंट्स को बच्चों के सामने इस तरह की चीजों को करने से बचना चाहिए। दूसरा, जिस तरह से विश्वामित्र दशरथ नंदनों को मांग करके अपने आश्रम में ले गए थे, भले ही उनका अपना कुछ इंटरेस्ट रहा, मांग कर ले गए थे पढ़ाने के लिए, और उसके बाद उन विद्यार्थियों ने अपने विवाह के लिए राम ने माता पिता से नहीं, गुरु से पहले परंपरा थी। जब तक इस प्रकार का गुरु शिष्य का आचरण नहीं होगा, विद्यार्थी हमेशा दिग्भ्रमित हो रहेंगे। जब आप जातिगत आधार पर विद्यार्थियों को समझा रहे हैं, आज यही हो रहा है विश्वविद्यालयों में, जो जिस जात का अपने जात के लड़कों को मोटिवेट कर रहा है, ये हो क्या रहा है। तो इन चीजों से पहली चीज बचना चाहिए। दूसरा, जो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते होंगे, वो कभी जीवन में गुरु का सम्मान नहीं कर पाएंगे। पहली सीढ़ी तो ये माता पिता का सम्मान करना सीखें। दूसरी चीज ये, आप सच के राह पे चलिए, जो बहुत मुश्किल डगर है। जब आप सच बोलेंगे कष्ट तो होगा बेटा, लेकिन याद रखना, तुम्हारे माता पिता का सीना चौड़ा होगा, सिर कभी झुक नहीं पाएगा। वही लोग झुकाएंगे सिर जो गलत होंगे। इसलिए सच की राह पे चलो, कभी झूठ ना बोलो, चाहे कितनी मजबूरी। बुरे कामों से बचो। हमारे गुरु, हमको याद है अपने प्रोफेसर वी डी पांडे साहब, परीक्षा नियंत्रक भी रहे, हिस्ट्री विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, हमारे विभाग के भी विभागाध्यक्ष रहे, और बहुत बड़ा कद था, इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के बेताज बादशाह रहे। वो कहते थे कि नीरज, गुरु अनुकरणीय है। गौर करना बच्चों, गुरु अनुकरणीय है, लेकिन गुरु की अनुकरणीय बातों का अनुकरण मत करो। क्या बात है, वाह, एक्सीलेंट पॉइंट। अब गुरु कह रहा है कि चलो ठेका लेने चलो, मत जाओ। गुरु कह रहा है कि शराब लेके आओ, मत करो। आज यही हो रहा है यूनिवर्सिटी में। कुछ टीचर्स अगर 8 बजे के बाद देख लीजिए तो अपने यहाँ बैठे शराब पीते हैं, चंद लड़कों के साथ बैठ के। तो इस तरह की चीजों को मत करो, बुराइयों के रास्तों से हटो। करेक्ट। देखिए, आपकी मदद करने कोई बाहरी नहीं आएगा, कोई यार दोस्त मदद नहीं करेगा। आपकी मदद हर समय आपके माता पिता, शिक्षण संस्थानों में आपके विद्यालय के शिक्षक और उनके प्राचार्य, अगर आप विश्वविद्यालय में तो वहाँ के कुलपति, वही लोग मदद करेंगे। हमारे प्रोफेसर आलोक कुमार राय कुलपति जी ने क्या किया, गरीब बच्चे पढ़ाई से वंचित न रहें,
उन गरीब बच्चों के लिए वो कुलपति का एक विशेष फंड खोल दिया क्या बात। और उनकी एप्लीकेशन मांगते हैं, बाकायदा उसका निस्तारण करते हैं। हमारे कुलपति तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त कुलाधिपति भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तमाम गरीब बच्चे जो विकलांग बच्चे उन तक को गोद ले लिया, उनको पढ़ा रहे हैं। सोशल वर्क डिपार्टमेंट के टीचर्स ने कुछ बच्चों को गोद ले रखा है, वो भी पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, आपकी अगर आप अच्छे रास्ते पे चलोगे तो आपकी मदद करने के लिए हजारों लोग तैयार हैं। आप ही के शिक्षा संस्थान में लोग बैठे हैं, ठीक है, समाज में ऐसे लोग बैठे हैं जो गरीब बच्चों पर और कमजोर बच्चों पर मेहनत करना चाहते हैं। लेकिन आप ये मन में अपने मान के बैठ जाओगे कि हम कमजोर हैं, हम गरीब हैं, तो हम ये करें ना, गलत रास्ता मत चलो। क्योंकि एक चीज याद रखना, बिना पानी के तुम मर सकते हो, बिना खाने के मरोगे नहीं। तब भूखे रहने की ललक पाल लो, भूखे रहने की ललक पाल लोगे, दुनिया का सबसे बढ़िया बेहतरीन 56 भोग तुम्हारे हाथों में होगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए मेहनत करो। तो सर कुछ क्वेश्चंस और हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित हैं। हाँ, बिल्कुल, आप उनका जवाब देंगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल देंगे सर। ये सर पहला क्वेश्चन है, आपको अब तक सर बहुत सारी सीखें मिली होंगी, लेकिन कोई एक ऐसी सीख होगी जो आपको मतलब अब तक याद होगी, तो वो कौन सी सीख थी और वो आपको किसने दी? सर मेरे स्वर्गीय पिता श्री राजेंद्र प्रसाद जैन जी ने दी। उनका एक ही कहना था, उन्होंने अपने पिताजी से सीखी थी, वो हमने अपने पिताजी से सीखी कि बेटा जिंदगी में झूठ ना बोलना, झूठ बोलने के बाद कभी सो नहीं पाओगे। दूसरा, झूठ बोलोगे तो गलत कामों की तरफ बढ़ जाओगे, ठेकेदारी, ठकैती, जो सब बहुत बुरे कामों के लिए तरफ तुम बढ़ोगे। दूसरा, जीवन में भूखे मर जाना, लेकिन चोरी करके खाना नहीं है, और देश के बनना, उसके बन के रहना, उसको धोखा मत देना। और मैं आज तक वही चीज कर रहा हूँ। जो मेरे अपने थे मैंने उनको हमेशा अपना रखा, जो मुझसे अलग होके जा रहे हैं जाएं, उनका अपना रास्ता है। एक किस्सा बताऊं कि हमारी बड़ी बेटी, हाँ तो शी इज ए टीचर, वो 4-5 साल की थी। किसी का फोन आया, लैंडलाइन फोन था मेरा, उसने फोन उठाया और तुतली भाषा में कहा, पापा नहीं, मैं वहीं बैठा था, मैं उठा, भयानक तमाचा मारा, बहुत जोर का तमाचा। वो रोई, फिर पूछा, उस वक्त तो नहीं, शाम को मैंने पूछा, बेटा तुमने कहाँ से सीखा? तो उसने बस यही कहा, हमें ससुराल के पक्ष का नाम लिया, बताया। उस दिन से आज तक हमने उसको अपने ससुराल में जाने नहीं दिया। एक। दूसरा, उस एक तमाचे ने बड़ी बेटी को मारा था, छोटी बेटी भी सहर गई, और आज तक दोनों बच्चे कभी झूठ नहीं बोले, मजाक में भी झूठ नहीं बोले। तो एक लेसन जो मैंने अपने पिताजी से लिया, और ये मैं अपने सब बच्चों से कहता हूँ। मैं फोन मोबाइल ले जाता हूँ वॉशरूम में, कुछ कार्य कर रहा हूँ, बता देता हूँ भैया मैं वॉशरूम में हूँ, उसके बाद बात करूँगा। मैं बच्चों से कह रखा है, मैं जो काम कर रहा हूँ, देखिए किसी का मार के बैठे हैं, किसी का रुपया मारा है, किसी डकैती डाली है, या किसी को लूटा है हमने, किसी को ठगा है, किसी को झूठ बोला है, कोई बलात्कार किया, कुछ गंदा काम किया हमने जो हम झूठ बोले। करेक्ट सर। जब हम समाज में चढ़ के बोल सकते हैं, हम हर मंच से सच बोल सकते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी है? बिल्कुल सर। तो जब सच बोलना तो सच बोलेंगे, और सच की हमें कोई चिंता नहीं कितनी बड़ी सजा हो। हम तो कह रहे हैं ना, नहीं, सच की सर जीती होती है। ये मेरी चीजें हैं। तो मैं आज भी सुबह उठ के सारे भगवान के साथ साथ मैं माता पिता के और सास ससुर के चरण वंदन करता हूँ, और ये प्रार्थना करता है, भगवान मुझको लालची मत बनाना, क्योंकि देखा हमने लालच ने लोगों को झूठ से लेकर सब तरफ सारे बुरे कामों की तरफ अग्रसर किया, और ये बचाओ। कहा भी जाता है कि लालची सारे मतलब जो बुराई होती है उसकी जड़ लालची होती है। मुझे पत्नी बहुत अच्छी मिली, मैं अध्यक्ष था छात्र संघ का, और वो उपाध्यक्ष थी अल्पना वाजपेयी, और गोप महामंत्री थे। हम तीनों लोग महीने में 1-2 बार किसी न किसी कार्यक्रम मिल जाते। मेरी पत्नी भी बहुत अच्छी है, उसको भी बहुत ज़्यादा कोई चाहत नहीं। ओके। एंड सर आपके जीवन का सबसे सुंदर पल कौन सा है? सर जिस दिन मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में अपॉइंट हुआ था, वो मेरे जीवन का बेहतरीन पल था। और दूसरा AG अरबी, मेरे गॉडफादर सातबाल राय, जिन्होंने मुझको 78-79 में सॉफ्टबॉल की बॉल और बैट पकड़ाया था, और उसके बाद एक खिलाड़ी की हैसियत से विश्वविद्यालय में आया था, और उसके इस विश्वविद्यालय में एथलेटिक एसोसिएशन का जिस वक्त चेयरमैन बना था, तब भी मेरी आंखों में खुशी का आंसू है। ये 2 पल मेरे जीवन के बहुत अच्छे पल हैं। क्या बात है। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है और क्यों आपको वो पसंद है सबसे ज़्यादा? सर अगर फेवरेट बुक देखी जाए तो फ्री इंडिया के फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल C राजगोपालाचारी ने लिखी थी, किंग भरता, इंस्पायरिंग लॉन्ग पोयम। बहुत अच्छी पोयम है। उसमें रोल ऑफ कैकेयी और भरत का दिया है, और कि कुछ लाइनें हैं, कहें तो आप मैं बिल्कुल सर, बिल्कुल प्लीज। भरत, किंग भरत का है। ओके। As soon as Bharat entered in the Raj Mahal, he saw the atmosphere there and asked Kaikeyi mother, where is my father?
She has spoken all the things. Bharat fell down on the earth like a tree. ऐसी लाइनें उसमें लिखी है कि आंखों से अपने आप आंसू आ जाते हैं। बहुत खूबसूरत है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा और जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। मुझे तो शिवम जी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपने प्रश्न पूछे और मेरा यही अंदाज रहता है जी, अंदाज आपका बहुत अच्छा है। नेशनल चैनल APN पर बैठता हूँ, 18 करोड़ मेरे दर्शक होते हैं, मुझको सुनते हैं मेरी डिबेट में, और एज ए पॉलिटिकल एनालिसिस बैठता हूँ क्योंकि मैं आज तक किसी राजनीतिक दल का नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत होता है। ओके, और सर आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा उपहार भी है, अगर आप इसे लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या बात कर रहे हैं, बड़ा छोटे को देता है लेकिन आप दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने विचार रखे। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल के सारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।